में हम पढ़ाए थे गुणनखंड। गुणनखंड या अपवर्तक अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? फैक्टर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फैक्टर। तो इसमें हमने आपको बतलाया था कि जैसे एक है तो एक में किस संख्या से पूरा पूरा भाग लगेगा? एक से, केवल एक से। तो एक जो है इस एक का गुणनखंड कहलाएगा या अपवर्तक कहलाएगा। एक इस एक का क्या कहलाएगा? गुणनखंड या अपवर्तक। यानी इस एक से इस एक में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इसको विभाजक भी बोलते हैं। इस एक को क्या बोलेंगे? विभाजक भी बोलेंगे। आराम से जाओ, रख दो उधर। अब देखिए, अब उसी तरह दो का अपवर्तक या गुणनखंड पूछेगा तो हमने क्या बतलाया था? एक और दो। चूंकि दो में एक से और दो से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तीन का अपवर्तक या गुणनखंड क्या होगा? एक तीन। चार का क्या होगा? एक दो चार। पांच का क्या होगा? एक और पांच। छह का क्या होगा? एक दो तीन और छह। अब देखिए, इतना ही पर हम समझाते हैं आपको कि यह जो है इसका गुणनखंड है। जैसे 6 का गुणनखंड पूछेगा, अपवर्तक पूछेगा, फैक्टर पूछेगा, तो 1 2 3 और 6 अर्थात 1 से 2 से 3 से और 6 से 6 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इसलिए यह क्या कहलाएगा? इसका अपवर्तक या गुणनखंड कहलाएगा। अब हमको समझना है कि आप देख रहे हैं कि एक का एकमात्र गुणनखंड है। एक का एकमात्र गुणनखंड है। और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी संख्या का, सभी संख्या का गुणनखंड एक होता है निश्चित रूप से। देख रहे हैं सब में एक है। इसका मतलब है किसी भी संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक आप लिखिएगा तो एक उसमें शामिल रहेगा। होगा नहीं? अब देखिए, अब आपको हम समझा देते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? कंपोजिट नंबर। इसको संयुक्त संख्या बोलते हैं। याद रहेगा ना? भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। अंग्रेजी इसका याद रखेंगे कंपोजिट नंबर। अब यहाँ संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड हो, दो से ज्यादा गुणनखंड हो, वह संख्या भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहलाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जिस संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड हो वह संख्या भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, 4 का गुणनखंड कौन कौन है? 1 2 4। तो 2 से ज्यादा है कि नहीं इसका गुणनखंड? तो 2 से ज्यादा है, इसका मतलब 4 कौन संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, 6 का गुणनखंड 2 है कि 2 से ज्यादा है? तो 6 कौन संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। अच्छा, 8 का गुणनखंड कौन कौन होगा? 1 2 4 और 8। तो 8 का गुणनखंड 2 से ज्यादा है कि कम है? तो 2 से ज्यादा है। इसका मतलब 8 जो है भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहलाएगा। नहीं, अभाज्य संख्या नहीं। 8 जो है भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहलाएगा। बात समझ में आया? 8 के बाद कौन होगा भाज्य संख्या? बोलिए तो। 8 के बाद 9 भी होगा। बहुत अच्छा। 9 का गुणनखंड कौन कौन होगा? 1 3 9। तो 2 से ज्यादा इसके गुणनखंड हो गए। इसका मतलब 9 क्या है? भाज्य संख्या है। 9 के बाद 10 होगा। 10 के कितने गुणनखंड है?
10। 10 के भी गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो गए। अब बताइए, भाज्य संख्या आपसे पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि जिस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वे क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्या। क्लियर? इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अब बताइए, 15 भाज्य संख्या है? कौन बोला नहीं है? लिख कर देखेंगे। देखिए, इसको लिख कर देखेंगे कि 15 के गुणनखंड कौन कौन होंगे। 1 2 कौन बोल रहा है? 2 3 1 3 5 और 15। तो कितने गुणनखंड हो गए? 4। तब भाज्य कहलाने के लिए, भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहलाने के लिए 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने चाहिए। तो इसमें 2 से ज़्यादा है कि नहीं? अब आपसे पूछेगा कि 17 भाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके गुणनखंड 1 और 17 मात्र 2 गुणनखंड है, मात्र 2 गुणनखंड है। और भाज्य या संयुक्त संख्या कहलाने के लिए कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2 से ज़्यादा। तो भाज्य संख्या समझ गए। अब साफ कीजिए, अंग्रेजी में प्राइम नंबर। अब देखिए, तो अभाज्य संख्या का मतलब जिस संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, न 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो और न 2 से कम गुणनखंड हो, तब वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। बात समझ में आ रहा है? जैसे अब पूछेगा 1, तो 1 का तो केवल 1 गुणनखंड होता है नहीं। और अभाज्य संख्या कहलाने के लिए कितने गुणनखंड चाहिए? 2। भाज्य संख्या कहलाने के लिए कितने गुणनखंड चाहिए? 2 से ज़्यादा। तो 1 न भाज्य है न अभाज्य है। ये दोनों में बैठ रहा है? दोनों के परिभाषा में नहीं बैठ रहा है। ये पूछता है कि 1 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। आप क्या बतलाएंगे? 1 कोई नहीं है, न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या। चूंकि 1 का केवल 1 गुणनखंड है, तो भाज्य संख्या कहलाने के लिए 2 से ज़्यादा गुणनखंड चाहिए जो 1 के पास नहीं है। और अभाज्य संख्या कहलाने के लिए 2 गुणनखंड चाहिए, तो 1 को 1 ही गुणनखंड है। इसलिए 1 क्या है? न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या। अब आइए 2 का। 2 देखिए, तो 2 का गुणनखंड बोलिए कौन कौन होगा? 1 और 2। अब देखिए, तो इस 2 के गुणनखंड 1 और 2 मात्र 2 है। कितने गुणनखंड है इसके? 2। तो हमने क्या बतलाया कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके गुणनखंड की संख्या 2 हो, यानी जिसके 2 गुणनखंड हो। तो इसके तो 2 गुणनखंड है ना? तो 2 कौन संख्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। अब 3 का गुणनखंड बोलिए कौन कौन होगा? 1 और 3। तो कितने गुणनखंड है इसके? 2 गुणनखंड है। तो 3 कौन संख्या हो जाएगा? अब देखिए, 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन होगा जिसके गुणनखंड 2 हो? 5। बहुत अच्छा, वेरी गुड। 5 के गुणनखंड 1 और 5 है, मात्र 2 गुणनखंड है। 5 ठीक है। 5 के, सुन लीजिए, 5 के मात्र 2 गुणनखंड है, 1 और 5। इसलिए 5 कौन संख्या है? अभाज्य संख्या। 5 के बाद क्या होगा? 7। 7 के कितने गुणनखंड है? 1 और 7। 7 के बाद 11। 11 के कितने गुणनखंड है? 2, 1 और 11। अब तक आप समझ गए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अगर इसमें आपके किताब में है कि 100 तक लिख दीजिए, 2 से लेकर 100 तक, और उसमें भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या छांटने के लिए दे देगा, आप छांट लेंगे।